ईयर बता दो बेटा। तमिलनाडु में था, बस उसको यूपी डिक्लेयर कर दिया। किरण बेटी 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 वहाँ। हाँ, मोहन कौन सी है? मोहन सिंह मेहता क्या है? सर इस पे बात कर लेते केवीके। केवीके क्या है? हर डिस्ट्रिक्ट में आपको लगभग एक केवीके मिल जाएगा। केवीके क्या है? भारत सरकार द्वारा बनाए गए केंद्र है। क्या लिखा हुआ है? कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान से क्या मिलेगा? कृषि का ज्ञान। यहाँ पर हर एक एक्सपर्ट बैठा रहेगा। जैसे एनिमल हस्बेंड्री का एक एक्सपर्ट बैठा रहेगा, है ना, रोप वगैरह इनके लिए एक एक्सपर्ट बैठा रहेगा। काम कुछ नहीं है, काम है एक तो केवीके खुद अपनी रिसर्च चलाता है, ठीक है, खुद क्या करता है? केवीके अपनी रिसर्च करता है। जैसे माना अभी हम केवीके में बैठे हैं, तो केवीके में अगर हम बैठे हुए, ये हमारी पूरी जमीन है, ठीक है, सरकार की जमीन है, तो उससे रिसर्च करना और उस रिसर्च के साथ साथ सरकार को प्रोडक्शन देना किसका काम है? केवीके। इसके अलावा जो नजदीकी सारे कौन है? किसान है उस एरिया के, उनको सारी सहायता देने का काम किसका है? केवीके। सुझाव देने का काम किसका है? केवीके। उस पर्टिकुलर एरिया में आ रही दिक्कत, जो भी किसान को दिक्कत आ रही, उन सब के बारे में भी देखने का काम किसका है? केवीके। अगर हम हेलो, हाँ, क्लास में उनकी बात नहीं करते। लोग काम आया और गए। केवीके बोल रहे थे अपन। केवीके में अगर अपने केवीके में अगर कोई दिक्कत आती है, अपने एरिया में इतनी ज्यादा दिक्कत है कि बहुत ज्यादा पूरी फसल नष्ट हो गई, तो सरकार जो इनिशियल रिपोर्ट मांगेगी वो किससे तलब करेगी? केवीके से। तो तुम्हारे एरिया में क्या गड़बड़ हुई, ठीक है, और किसानों को पूरा सुझाव देना किसका काम है? केवीके। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे इतनी आसानी से होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, हो गया, भगवान चाहे, हम तो यही चाहते हैं ना, 3 लोग का भी बुरा नहीं चाहते। कौन? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे टीचर और तुम्हारा सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त बहुत कम मिलते हैं, तो मैं उसमें से एक हूँ। तो मैंने कहा कि अगर सिलेक्शन हो गया तो केवीके में तुम्हारा जो लास्ट ईयर रहता है, चौथा साल रहता है, वहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। वो आपको फील्ड वर्क सिखा देंगे कि कैसे आपको किसान से मिलना है, कैसे यहाँ रहना है, कैसे काम करना है, वो सब कहाँ हो जाएगा? केवीके समझ में आ गया? बोलो जल्दी। केवीके क्या है? कृषि विज्ञान। नॉर्मली जो है एक डिस्ट्रिक्ट में एक केवीके आपको मिल जाएगा। तुम्हारे सीहोर जिले का केवीके है इछावर में। कहाँ है? इछावर से आगे, ठीक है, हमारा जिले का हमारा केवीके समझ में आएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या आता है? बस फर्स्ट पे कि फर्स्ट केवीके कब खुला था? 1974, ठीक है। अभी अप्रैल तक 700 कुछ केवीके है, मैं लिखवा दूंगा पूरा, है ना, केवीके के बारे में पूरा लिख लेते हैं। और अभी जो मेन चीज है जो आती है वो याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम हिस्ट्री में चल रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में नहीं चल रहे, पर मैंने फिर भी बता दी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते फंक्शंस ऑफ केवीके, केवीके के क्या क्या काम है, तो वो जितने भी लिखे वो सभी है, ऑल ऑफ दीज आता है फिर ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, डाटा वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। सिंपल की फर्स्ट केवीके कब स्टेब्लिश हुआ? 1974। कहाँ स्टेब्लिश हुआ? पौंडीचेरी, तमिलनाडु। अब वो हर केवीके किसी न किसी यूनिवर्सिटी या किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंडर में काम करेगा। तो जो पहला केवीके था वो किसके अंडर काम कर रहा था? TNAU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। हर साल नए नए खतरनाक, समझ नहीं बात, उधर के काले पीले लोग ऐसे प्रोड्यूस करती है वो। तो जो भी नेशनल एग्जाम है उसमें ये बैठते फिर अपने को लात मार के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है। चलो इधर देखो, तो कहाँ पर है? तमिलनाडु। और कहाँ पर खुला था? जगह बता दो। अब वो कमिटी, किस कमिटी ने सिफारिश की थी? मोहन सिंह मेहता। केवीके से आगे बढ़ते, स्टार लगा लेना। चलो नेक्स्ट, ट्रेनिंग विजिट सिस्टम। हाँ, TNV, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1974 में चालू हुआ ट्रेनिंग एंड विजिट
ठीक है। ये और एक और आगे देखो ट्राइसेम लिखा हुआ है क्या, ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेमी हाँ 1979 और ट्राइसेम का में 74 ही है सर। ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो सेम ही। देखो ट्रेनिंग क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग एंड विजिट। ट्रेनिंग एंड विजिट मतलब हम ट्रेनिंग भी कराएंगे और आपको विजिट भी देंगे। हमारे यहाँ क्या रिसर्च चल रही है, किसानों को हमारे यहाँ कभी भर के ले आते हैं, बोले विजिट करा आप किसानों को, 2 गाड़ी जाएगी कॉलेज की और 20-50 किसान जो मिले 10 चलो बैठो घुमा के लाते, नाश्ता करा देंगे और घुमा देंगे, बता देंगे ये रिसर्च चल रही है। कौन सा है ये, ट्रेनिंग एंड विजिट। ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। सिस्टम कब चालू हुआ ये 1974। कहाँ चालू हुआ है, राजस्थान। ये भी एक एक्सटेंशन स्कीम है। ये सब एक्सटेंशन ही, हम कृषि को वैज्ञानिक के रिसर्च से कहाँ उठा के ले जाना चाह रहे हैं, फील्ड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखोगे तो बाकी सारे अफकोर्स सही जाएंगे, है ना। जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है उससे कहाँ लेके जा रहे हैं उसको, फील्ड पे। तो इसके लिए ये प्रोग्राम अच्छा ही है ना, ट्रेनिंग एंड विजिट। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ट्राइसेम। इसका फुल फॉर्म देखो, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है 1979। अब ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ मतलब, ट्रेनिंग मतलब समझिए, रूरल यूथ मतलब गांव के युवा, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का कुछ खोल ले, कुछ कर ले, इसके लिए क्या चलाया गया, ट्राइसेम। देखो अगर मैं 100 युवाओं को, 100 यूथ को पोल्ट्री की ट्रेनिंग देता हूँ, कितने इकाई की ट्रेनिंग देता हूँ, पोल्ट्री की, तो 100 में से अगर 10 भी पोल्ट्री फार्म खोलते हैं तो उन 10 की वजह से उन 10 गांवों में 10 लोगों को और क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छी चीज होगी। बस अच्छी नीयत से अगर ये चला दे ऐसे प्रोग्राम तो मजा आ जाए। तो क्या हो गया ये ट्रेनिंग, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते थे, ट्राइसेम। कब स्टार्ट हुआ, 1970। उसका नाम ही क्या था, ये क्या करवाता है, रूरल यूथ जो है, जो गांव के नए नौजवान है, उनको क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा। ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग दे सकता है, कहीं भी भेज सकता है। ठीक है, तुमको पता ही आजकल तो गांव के युवा भी कहाँ लगे हुए हैं, पबजी में। पबजी में लगे हुए थे ना, नहीं लगे हुए। मैं अपने गांव गया, जो देखो वही पबजी में लगा हुआ। मैंने कहा ये अच्छा खोला है, बेरोजगारी समझ ही नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट, अभी आईपीएल में लगा हुआ स्टार्टेड 24 प्रोग्राम बाय श्रीमती इंदिरा गांधी। हाँ, ट्राइसेम किसने स्टार्ट किया था, लिखा हुआ है, किसने स्टार्ट किया था, इंदिरा गांधी। देखो इंदिरा गांधी भले कोई थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी वो, उनकी वजह से पीएम बनी। पर इंदिरा में कुछ अपना अच्छा था, आयरन लेडी भी उसको हम कहते हैं। एक तो जो उनने करा था कि पहला तो कि वो जमींदारी सिस्टम है, मतलब जो बड़े बड़े जिनके पास ज़्यादा लैंड होल्डिंग थी ना, उनसे छीन कर गरीब लोगों को दी थी। ठीक है, ये उनकी अच्छी योजना। दूसरी बात, जो रजवाड़े थे, बात समझ में, बात जो पहले क्या शर्त रखी गई थी जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो उनने पहले ये शर्त रखी थी कि आपको क्या करना है, जो राजा महाराजा है उनको पेंशन देनी पड़ेगी। बाद में जब इंदिरा आई तो उसने कहा राजा महाराजा सब, बोलो क्या, सब बराबर, ये हटा दिया उसने। और ऐसी एक दो और स्कीम थी जो उसकी बहुत अच्छी चली। फिर जो सिखों का दावा था कि हम जो है, हमारा भी जैसे पाकिस्तान को अलग करा वैसे खालिस्तान को अलग करो, है ना। तो उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के उनको मारा था, इसके बदले सिखों ने उसे मार दिया। ठीक है, तो इंदिरा इज ए गुड गर्ल, मेरा ऐसा मानना। तो इंदिरा जी ने चलाई थी ये ट्राइसेम प्रोग्राम, है ना। नेक्स्ट देखो, हाँ 1 जुलाई 1975, छोड़ दो ये ना 75 वाला 20 पॉइंट प्रोग्राम भाई छोड़ दो, भले कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं आया। 1976 इस पे स्टार लगा लो बेटा, नार्म हैदराबाद वाला ये नेशनल एग्रीकल्चर, क्या है आगे पढ़ो, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। अब ये क्या है देखो, ये भी ट्रेनिंग देता है नार्म। ठीक है, अब अगर आपको एबीएम करना, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट करना, क्या करना है बोलो, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। जैसे तुमने ये बहुत चलन सुना होगा एमबीए, हर कोई जो देखे बोले भैया एमबीए कर लो, कंपनी ले जाएगी, है ना।
सेम वैसा है कि कंपनी ले जाएगी इधर, कौन क्या कर लो, एबीएम कर लो, कंपनी ले जाएगी। और एबीएम कहाँ से कर लो, बेस्ट इंस्टीट्यूट से कर लो। नार जैसे तुम समझो ना, एमबीए करूंगा आईआईएम से, फिर गोबर फेंकते रहता है गाँव, है ना। बड़े बड़े सपने देखने ही नहीं, उनको पूरा करने के लिए जिंदगी लग जाती है। तो एमबीए का कहाँ से बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है, आईआईएम। वैसे अपने लिए एबीएम करने के लिए वही एमबीए जैसे ही अपना एबीएम, देखो ना एबीएम एमबीए तो एमबीए, तो एबीएम करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा तुमको, नार। नार में अपना एक इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के लिए, ये अलग से एग्जाम देता है ना, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। ईयर याद रखो इसका कितना है, 1976। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, नार कहाँ है स्टेब्लिश है, तो कहाँ पर है, देखो हैदराबाद। पहले हैदराबाद का में आता था आंध्र प्रदेश, अब हैदराबाद का में आता है, जल्दी बता दो, तेलंगाना। नेक्स्ट कौन सा है, फर्स्ट, ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम, इसको स्टार लगा दो, है ना। गोल्डन जुबली पे ये मनाया गया था। गोल्डन जुबली देखो, आईसीआर स्टैब्लिश हुआ, इधर देखो गोल्डन जुबली पे लिखा, आईसीआर स्टैब्लिश हुआ 1929 में। बोलो कब स्टैब्लिश हुआ, 1929। गोल्डन जुबली कब मनाई जाती है, जब कितने साल हो जाए, 50, तो क्या हो गया 1959। सिल्वर जुबली 25 के साथ, है ना। तो गोल्डन जुबली मनाई गई, अगर 50 जोड़ेंगे ना 1979 में 15 करेंगे। तो आईसीआर की गोल्डन जुबली पर ये जो है प्रोग्राम चलाया था, कितना, कौन सा, 1979 में। नाम क्या बोल दो जल्दी, ये लेफ्ट टू लेफ्ट प्रोग्राम इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरा इंटरव्यू हुआ टीवी पे, तो मैंने गलती से ये बोल दिया था कि जो है अभी रिसर्च को लैंड तक ले जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। रिसर्च ऑन पेपर लैंड पे जा रही है, पर असली में ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे आईसीआर ने एक प्रोग्राम चलाया था, लेब टू लैंड प्रोग्राम, ऐसे कई सारे प्रोग्राम की जरूरत है। एंकर खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया, टीवी पा गया, इसी में खुश हो गया। चल, तो ये लेब टू लैंड प्रोग्राम एक सिंपल सा इसका उद्देश्य था। बोलो, रिसर्च कहाँ हो रही है, लैंड, ले जाना कहाँ है उसे, लैंड। किसने चलाया, आईसीआर। कब चलाया, 1970। स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट। अभी तक नार, आईसीआर और ट्राइसेल, मतलब ये जो लेफ्ट टू लेफ्ट और ट्राइसेल, 3 इंपॉर्टेंट निकल गए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, है ना। 1979 में एक और चला, ट्रेनिंग फॉर, ये वाला मैं पहले ही बता चुका हूँ, ट्राइसेल, है ना। ट्राइसेल बता दिया था ना, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ। नेक्स्ट कौन सा है, हाँ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इधर देखना, कल हमने 2 पढ़े थे, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट वाला एक IADP पढ़ा था, और एक पढ़ा था IAAP, और आज हम पढ़ रहे हैं IRDP। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला देख के बताओ, IADP कब था, जल्दी बता दो मेरे को। 61, ये कब था, 1964। और RDP क्या है, रूरल डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड रूरल, 1979। तीनों को ऐसे लिख लो ऊपर मार्जिन पे। मार्जिन मतलब जो पेज रहता है, पेज के ऊपर जो जगह रहती है, हाँ, यहाँ लिख लो IADP। अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं हम इसमें, ठीक है। पहला क्या था, इधर देख लो, समझने की कोई जरूरत ही नहीं। इंटीग्रेटेड क्या है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट का करेंगे, फिर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया का करेंगे, फिर कह दिया इंटीग्रेटेड रूरल करेंगे। करना वही है, सबको मिला के डेवलपमेंट प्रोग्राम। हो गया, तो आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट कौन सा है, नाबार्ड। इसमें स्टार लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बैंक कौन, बोलो RBI। बोलो कौन, RBI। और अपने लिए सबसे बड़ी बैंक कौन, नाबार्ड, है ना। ये पूरा समझा चुका था मैं, एक बार और समझा देता हूँ।
सबसे बड़ा बैंक कौन है बोलो? आरबीआई। आरबीआई पे लोड ज्यादा था इसलिए उसने एग्रीकल्चर का काम अलग कर दिया। बोलो कौन? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखा है क्या? वहाँ देखो क्या है? बोलते नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो कुछ नहीं है, बस जो शुरू के दो शब्द है उनको एक साथ पढ़ना है। एनए का मतलब क्या है? नेशनल। पहला जैसे जैसे आप इंटरव्यू देने गए, नाबार्ड का फुल फॉर्म बता, पहले ही तीर फेंकेगा नेशनल एग्रीकल्चर, गड़बड़ होगी। पहले जो एन है उनको क्या बोलना है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यही है क्या? देखो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंड का लगा, ये भी देखो एग्रीकल्चर एंड यहाँ लगा हुआ है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म बहुत कंफ्यूज करता है और पूछता है एग्जाम में। और बच्चा क्या है, वो ऑप्शन लगाया जाता है जिसमें नेशनल क्या लिखा हुआ है? एग्रीकल्चर लिखा। जबकि सही क्या है? पहले नेशनल फिर क्या? बैंक। आ रही क्या बात समझ? वहां जाके निपट लेता। तो कुछ नहीं करना है, नाबार्ड का तोड़ मैंने निकाल दिया। पहले दो शब्दों को एक साथ पढ़ना है। एनए मतलब क्या है? नेशनल। अब काम बन जाएगा, क्योंकि ये जो ए है यही कंफ्यूज करता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर है कि यहाँ पर, बाकी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एनए मतलब पढ़ दो, बोलो क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ध्यान से देखना, रूरल डेवलपमेंट आ गया तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि नाबार्ड का काम क्या केवल एग्रीकल्चर को डेवलप करना है क्या? नहीं, एग्रीकल्चर के साथ साथ कौन? रूरल डेवलपमेंट। गांव में जो मजदूर हैं, गांव के जो भी लोग हैं, ठीक है, उन सबकी जिम्मेदारी बोलो किसकी है? नाबार्ड। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर गांव में हैंडपंप लग रहे हैं, बोलो क्या लग रहे हैं? हैंडपंप। तो हैंडपंप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है क्या? नहीं है। पानी पीने के हैंडपंप लगा रहे हैं, उनको कोई सिंचाई के लिए यूज नहीं कर रहे। गांव के लिए टंकी बन रही है, ये पानी की टंकी बन रही है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है क्या? नहीं। पर ये सारे काम भी किसके हैं? नाबार्ड। बात समझ में आ रही? तो नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो 12 जुलाई। नाबार्ड ही एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? बोलो कहाँ है? मुंबई। याद रख लेना, आरबीआई भी मुंबई में है तो, है ना। बाकी जितने भी अपने इंस्टीट्यूट है सब कहाँ होंगे? बोल दो जल्दी। दिल्ली, है ना। जितने भी जिनके भी इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर है लगभग सब ये लिखवा दूंगा। एक लिस्ट पड़ी है, उधर इंस्टीट्यूट लिखे हुए हैं, उनके हेडक्वार्टर लिखे हैं, उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिखा है और कौन भाई चला रहा है, समझ गए ना, उनके हेड कौन है। पर अभी तो ईयर याद रखते हैं। बोलो नाबार्ड का क्या है? 12 जुलाई 1982। ठीक है। 1985 में देखते हैं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्या चली? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। देखना क्या चली? 1985। फिर बन गई नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नाम बदला बस, है ना। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना क्या होता है जब एक सरकार आती है तो उसे क्या करना रहता है। जैसे पहले क्या चलती थी कि वो जो घर बन रहे ना आजकल, मोदी जी ने घर बनवा दिया हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, वो पहले भी चल रही थी। पहले वो थी इंदिरा आवास योजना। पहले क्या थी? इंदिरा आवास योजना। तो जब सरकार बदलती है तो जो नई सरकार आती है वो उसी पुरानी स्कीम को अपने नाम पर कर लेती है, ताकि लोगों को ये लगे कि ये किसने चलवाई थी? हमने चलवाई। बात समझ में आई क्या? आ रही कि नहीं आ रही? पहले जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब पार्टियां करती, कांग्रेस आती है उसके नाम पे कर लेगी, वही कांग्रेस में क्या इंदिरा राजीव इनके नाम पे कर देती है, और जैसे बीजेपी आती है फिर बदलती। अभी बीजेपी की सरकार है तो देखो पहले क्या नाम था, जल्दी बता दो। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। पहले नाम बदले वो देख लेते कब चली थी? 1980। नीचे आओ 1998 में देखो क्या नाम है? नेशनल इंश्योरेंस स्कीम। सेम स्कीम है। बोलो 1998 में नाम बदला क्या? हाँ, है ना। अब लिखो 2014 लिख लो 2014, फिर से नाम बदल गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक बार इसका ईयर और घर जाके कंफर्म करना बेटा, मैं मन से बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
ठीक है कौन सी, वही पुरानी चीज है, बस नई पैकिंग करके बेच दी जाती है। आ रही क्या बात समझ में? तो नई पैकिंग कर दी, मेकअप कर दिया बस, ठीक है। चलो तो पहली कब चली थी? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नाम का महत्व भैया, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बोल दो 1985, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1985। फिर चली नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1998, उसी को ना इसका नाम बदल के ये करा, इसका बदल के ये करा। ये कब चली? 2000, प्रधानमंत्री फसल बीमा क्या 1998 99 है, और अभी से चली क्या है 99 भी है क्या? 99 से 2000, ठीक है। ईयर आपको ज्यादा याद नहीं रहते तो इसलिए अपने को बार बार देखने पड़ता। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चली थी 1985, उसके बाद चला नेशनल एग्रीकल्चर, दैट इज इन 1999 और 2000। अगेन द नेम इज चेंज, नाउ इट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। उसके बाद देखो काम क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। देखो इसमें ऐसा रहता है, इसमें मोनोपोली है, एक दो, पहले तो एक ही कंपनी थी, अब दो, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो थी उसके पास मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब जितना भी, देखो किसान क्या उठाता है आजकल, केसीसी उठाता है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या उठाता है, किसान क्रेडिट, ये मैं समझाऊंगा पर थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि किसान जब लोन उठाता है बैंक से तो उसके हर साल, अगर उसमें पहले क्या है कंपलसरी था कि हर साल 2000-3000 रुपये हर पर सीजन, जैसे खरीफ में भी और रबी में ये कट जाता है, इसका बीमा कट जाता है, मतलब बीमे की राशि, मतलब जैसे तुम अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा लेते हो, अपने घर का इंश्योरेंस करा लेते हो, बात समझ में आ रही? वैसे ही क्या वो जैकलिन देखी ना, जैकलिन उसने अपनी आईब्रो का इंश्योरेंस करा रखा है, वैसे ही जो कौन है किसान है उसने काय का इंश्योरेंस करा दिया, बोलो जल्दी, क्रॉप, कि अगर मेरी क्रॉप बर्बाद होती है तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, क्रॉप का इंश्योरेंस होता है। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। अब पहले क्या था बेटा, ये कंपलसरी था कि आपके पैसे कटेंगे, अब ये कंपलसरी नहीं है, मतलब अब ऐसा है कि आप कराना चाहते हो या नहीं चाहते। जिसने केसीसी ले रखी उसका तो हो ही जाता है, पर जो जिसने केसीसी नहीं ले रखी उस किसान ने वो भी अलग से करा सकता है। कुछ नहीं, यहाँ चले जाओ, रजिस्टर कर दो अपना रकबा, इतने पैसे जमा कर दो। अगर नुकसान होता है, सर्वे होगा और उनको पता चला कि नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाए। जैसे इस साल, पिछले साल जो नुकसान हुआ था ना, सोयाबीन में पानी भर गया था, उसका पैसा इस साल आया, तो इस साल हमारे 25,000 रुपये आए, पापा फूले नहीं समारे। मैंने कहा इतने से ज़्यादा का तो नुकसान हो गया, बोले मिला तो कुछ, समझ में आई बात? वही किसान क्या है, भोला आदमी है, 40,000 का नुकसान कर दिया नेचर ने और 25 भी वापस मिल गए तो भी पूरा नहीं समारा, बोले 25 मिल गए। अरे भैया 15 का बोलो क्या हो गया नुकसान, वो इधर नहीं मिला, वो थोड़ा क्या बीच में कांग्रेस सरकार बन गई थी ना, तो हमारा राजगढ़ एरिया जो दिग्गी के अंडर में आता, समझ में बात? पहले क्या है, मामा की सरकार रहती थी तो तुम्हें ज्यादा मिलता था इधर समझ गए तुम, सीहोर में, और बीच में कांग्रेस सरकार थी तो हमें ज्यादा मिल गया धीरे से। तो ये क्षेत्रवाद हमेशा से चलता है। ये जो तुम्हारा सीहोर का अस्पताल देख रहे हो ना, इतना अच्छा, इतना एक भी नहीं है हमारे जिले में, और ये तुम्हारे जिले में इतना अच्छा क्यों बोलो? क्यों? क्योंकि मामा किस जिले का है, सीहोर। बात समझ में आ रही है? तो मामा मतलब कहाँ, हाँ मतलब सीहोर। अरे यही ये पीजी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, सोचो साइकिल से चला हुआ है यहाँ पीजी, और ये पीजी कॉलेज से पढ़ के बंदे निकले। कई सारे सीहोर में लोग कहते मिल जाए, अरे मेरे साथ पढ़ा, बूढ़े बूढ़े जो लोग हैं ना मेरे साथ पढ़ा, सोचो बंदा वहाँ पर मेहनत है, ऐसा नहीं नीचे से चल के। समझ में आ गई बात? तो हमें क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपना क्या है, बीमा करा दो। और इसमें भी देखो ज्यादा बीमा कौन सी क्रॉप का मिलता है, खरीफ का, क्योंकि खरीफ में जो बेटा जो रिस्क रहती है वो कैसी रहती है, हाई रहती है, क्योंकि खरीफ पूरा किस पर बेचते हैं, मानसून। रबी में तो क्या है, रबी वाला जो सीजन है अपना जिसमें हम गेहूं चना बोते हैं, वो डेट इज बेस्ड ऑन इरिगेशन, मतलब इसमें चीजें हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें एक ही खतरा रहता है बस पाले का, फ्रोस्ट,
तुमने सुना पाला पड़ गया चने जल गए, 2 लड़के सोचे आग लग गई होगी चने जल गए, आग नहीं लगी। पाले में क्या होता है, फ्रोस्ट में क्या होता है, जो उसके सेल है उसके सेल में जो है पानी भरा रहता है ना, उसकी पत्तियों के सेल में, अब वो पानी भी जम जाता है, सेल के अंदर का पानी भी जम गया। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर था वो 0 से भी नीचे ड्रॉप हो गया है ना। तो जो अपने को सबको पता है कि 0 अगर हो जाता है तो बर्फ जम जाती है ना, तो सुबह सवेरे ये पड़ जाता है पाला और उससे क्या हो जाता है, बोलो टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो गया, बर्फ जम गई, पौधा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ना फोटोसिंथेसिस ना रेस्पिरेशन, मर जाता है। फूलों पर असर पड़ता है, अगर फूल आते समय चने में फूल आते समय अगर पाला पड़ेगा तो पूरे के पूरे फूल क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे और खिल जाएंगे। अब फूल ही मुरझा जाए तो समझ ही गए तो है ना, फ्रूटिंग तो होनी नहीं है। तो ये इसमें पल्सेस में ये बड़ी समस्या है। गेहूं में हमको कोई मतलब नहीं, पाला पड़ रहा फूला पड़ रहा है, इसलिए लोग किसकी तरफ पल्सेस से घटाकर किसकी तरफ जा रहे हैं, बीट की तरफ। मेरे पापा को बोला कि इस बार चने बोएंगे, इस पापन का तो मेरे को बस सिखा लिया, बोले एक दाना नहीं बोऊंगा चने, उसको उनको भी समझ में आ गया कि इधर मजा आया। और क्या हो रहा है, पल्सेस का एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और दूसरे स्टेट तो पहले नहीं बोते, अपन ही बोते बस पल्स तो है ना। पल्स में अपन कौन से नंबर पे जल्दी बता दो, पल्स सबसे ज्यादा कौन सी पल्स, चना, चना मतलब बेंगल ग्राम या ग्राम, और उसके बाद कौन सी पल्स, अरहर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी बेटा हो गई ना, हाँ ये केसीसी वाला बता देता हूँ, 1990, अच्छा अभी बहुत सारी बच गई है। प्रो से देखो 1986 टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, ये कब चला, TMO, बाद में ये बदलकर टेम्पो हो गया, ठीक है। तो टेम्पो भी मैं बता दूंगा, पहले TMO याद करो। TMO कब बना है, 1986। अब टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, ये क्या कहता है, ऑयल सीड सबको पता है ना, ऑयल सीड मतलब क्या होता है, तिलहन, तिलहन मतलब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप आर कॉल्ड ऑयल सीड। द मेजर ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया इज सोयाबीन, देन ग्राउंडनट, पहले कौन थी, ग्राउंडनट, फिर सोयाबीन, पहले का भूल जाओ, अभी क्या याद रखो, अभी कौन है, सोयाबीन, देन ग्राउंडनट। तो इन पे जो है टेक्नोलॉजी मिशन चालू करा, मतलब सरकार को समझ में आ गई कि ये एक अच्छा स्कोप है ऑयल सीड क्रॉप का, जिसको हम क्या है और ज्यादा फर्दर एक्सपांड कर सकते हैं। तो उनने इस पे मिशन चला दिया, मिशन का नाम क्या रखा, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, है ना। देन इसमें भी पल्स भी घुसा देंगे, बाद में चलाया वो, उसका ईयर मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं, इसलिए बता नहीं, कल बता दूंगा टेम्पो। तो TMO टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड कब स्टार्ट हुआ बेटा, 1986, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे 1986 में एक और चालू हुई, नेशनल वाटरशेड प्रोग्राम। देखो वाटरशेड मैनेजमेंट, इसको स्टार लगा लो, मैं बता दूंगा तुमको वाटरशेड क्या होता है। फॉर किसके लिए, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर, बोला आगे, रेनफेड एरिया। देखो रेनफेड एरिया क्या होता है, ध्यान सुनना, रेनफेड मतलब वर्षा आश्रित, हिंदी में बोलो क्या, वर्षा, मतलब देखो रेनफेड एरिया अगर है मतलब वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी क्या है, बोलो बहुत ही कम है। रेनफेड मतलब जो क्रॉप है वो किस पर डिपेंड कर रही है, ओनली एंड ओनली रेन, इरिगेशन है क्या वहाँ, नहीं है, भी तो बहुत ही कम है, ये बोलो, बात समझ में आ रही या है ही नहीं, मतलब वहाँ का पूरा एरिया, जैसे अगर हम राजस्थान में रह रहे हैं तो बोलो राजस्थान रेनफेड हो गया क्या, हाँ, रेनफेड से भी आगे निकल गया हो तो ड्राई लैंड हो गया, अलग अलग कैटेगरी है। और थोड़ा सा समझने के लिए बोलो क्या है, रेनफेड, रेनफेड मतलब वहाँ पर बरसात की वजह से ही फसल हो पा रही, बाकी खुद का पानी वहाँ पर नहीं है। खुद का पानी मतलब बोलो इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ नहीं है। अब सरकार दिमाग लगा रही, वाटरशेड बना रही। अब वाटरशेड क्या है बेटा, पुराने जो अपने लोग तालाब बना के गए ना, याद है क्या तालाब, तुमको हमारे गांव में हमारे पूर्वज तालाब बनाए थे, जिनका यार इसको क्यों बनाओ, बोले चुपचाप में, समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि तालाब क्या करेगा, पानी को क्या करेगा, रेन वाटर को क्या करेगा, स्टोर करेगा बरसात के दिन, फिर वो क्या करेगा, नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाएगा, बोलो रिचार्ज हो जाएगा। इसके अलावा तालाब में पानी भरा रहेगा तो जब मानसून के टाइम पानी भरा रहेगा उसमें, यानी जो रेनी में तो पानी भरा रहेगा, उसमें कोई यूज करेगा क्या, उसको नहीं करेगा। बाकी जब कौन सा सीजन आएगा, सीजन सेकंड सीजन आएगा रबी, तब उस तालाब से भी पानी निकाल सकते हो, बोलो जल्दी कर सकते हो ना, है ना। और नीचे तो पानी जा ही रहा है इसके, तो वो फायदा तो है ना, पर्कुलेशन तो हो ही रहा है, साथ में 2 फायदे हो गए। अब मैं एक मजेदार चीज बताऊंगा आगे, और उसको देखते हैं।
पहले समझते हैं अपन कैचमेंट एरिया। बोलो वर्ड बोलो, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या है? हम एक बहुत बड़े भूभाग पर इतना सारा, हमने पूरा सीहोर देख लिया, या अपन देख लो पूरा ये इधर वाला एरिया देख लिया, चाणक्यपुरी वाला एरिया। अब यहाँ हमने एक चीज देखी बेटा कि जो पूरा पानी है ना इस एरिया का, ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पर कौन सी जमीन ऐसी है जो लो लैंड है, मतलब थोड़ी नीची है। बात समझ में आ रही है क्या? बोले वहाँ तो जैसे तुम उधर जाओगे ना बढ़िया खेड़ी साइड, उधर थोड़ी बरसात में पानी भर जाता हुआ इतना इतना, मैंने कहा इतना पानी अभी तक भरा हुआ है यहाँ, क्यों? क्योंकि वो क्या है, लो लैंड है। समझ में आई बात? एक हर जगह अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत ऊंचा नीची जमीन है, तो ऐसी जगह देख लेते हैं जहाँ पर पूरा पानी क्या हो रहा है, बरसात का बोलो क्या हो रहा है, इकट्ठा होता है अपने आप, नेचुरल ड्रेनिंग सिस्टम है। कैसे देखो मैं समझाऊं। एक बात, एक तुम किसान को कहते सुनते हो, अरे यार पूरा उधर ऊपर से पानी आता है। ऊपर से पानी मतलब है कि उसके ऊपर जो खेत है उनका ढाल इसकी तरफ है, इसके खेत की तरफ है, तो उन सारे खेतों का पानी भी बहकर किसके खेत में आता है, जो जिसका किसान का खेत का नीचे है ना, फिर और नीचे कहीं जाता होगा। तो ये सारी चीजें हम देख लेंगे। एक ऐसा एरिया जो है गवर्नमेंट रिसर्च से पता कर लेती है कि पूरे एरियाज का पानी ये नीचा एरिया है। समझ में आई बात? लो लैंड, तो सारा पानी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। जैसे सीहोर का बढ़िया खेड़ी में चले जाते हैं, उनके जरा जरा से घर डूब जाते हैं। इनका मूर्ख लोग हैं, इनको पता ही नहीं है वाटर शेड क्या, कैचमेंट एरिया, नहीं तो ये इतना बड़ा घर बनाते, याद रखें। समझ में आई बात? तो सीहोर वासियों पे हंसता हूँ मैं कभी कभी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है ना। रोड से नीचे घर बना लेते, फिर कहते हमारे घर में तो पानी घुसा, या ये ध्यान नहीं रखते कि अभी तो रोड नीचा है, पर 10-20 साल बाद बोलो क्या हो जाएगा, रोड क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। अभी नए घर भी देख के आए होंगे बढ़िया खेड़ी में, वो भी ऐसे ही बने। मैंने कहा ये तो डूबेंगे, चिंता मत करो, क्यों? क्योंकि उनने भी जरा जरा सा ऊंचाई की। तो ये बोलो क्या एरिया हो गया, बोलो क्या हो गया, कैचमेंट एरिया। बस अब इस कैचमेंट एरिया के पानी को सरकार बचा लेगी, यूटिलाइज कर लेगी, तो क्या बना दिया उसने कैचमेंट एरिया पे, वाटर शेड। क्या बना दिया बोलो, वाटर शेड। ये हो गया वाटर शेड प्रोग्राम। ये पूरा एक डिपार्टमेंट है, इसमें जॉब लगती है हमारी, है ना। बोले वो सर वाटर शेड में सिलेक्ट हो गए, मतलब समझ ही गए, है ना। कब चली थी ये, याद कर लो कब चली थी। अब हर जगह वाटर शेड बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, है ना। जैसे तुम आंध्र प्रदेश में गए, वहाँ वाटर शेड होने का भाग जाओ यहाँ से। हमारे पास पहले क्या है, केनाल है। क्या है बोलो, केनाल। केनाल क्या होती है, नहर, नदी से पानी ले लेके आ गए, है ना। तो उनके तो मजे हो गए। नरसुल्लागंज में बनाओगे क्या, बोले चुपचाप रहना, नर्मदा जी बह रही है, बहुत बड़ा वाटर शेड है, जल में जा। समझ नहीं बात? तो ऐसे एरिया में बनाओगे जहाँ पर पानी की क्या है, कमी, या ये कह लो कि रबी सीजन में उनको इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिले, वहाँ पर क्या बना दोगे, जल्दी बोलो, वाटर शेड। वाटर शेड कहाँ बनेगा, जो लो लैंड एरिया जहाँ सारा पानी क्या हो रहा है बोलो, इकट्ठा। नेक्स्ट, हाँ, NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में जो टेक्निक्स हैं उनको आगे बढ़ाना है, उसके लिए प्रोजेक्ट चला दिया। ये सब ICR नहीं करा, कब चलाया बेटा, NATP 1998। ठीक कर लो इसको, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद होना चाहिए। 18 की लाइन जब से चालू हो जाते हैं ना, 1800, 1900, 1900 की जब चालू हो जाती है, तो 1900 के बाद के तो सारे याद होने चाहिए। मतलब मैं हिस्ट्री में आपको ये नहीं कह सकता कि वो NATP पूछेगा कि IADP पूछेगा कि IAFP पूछेगा कि IRD, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। पर फिर भी जो उसने पूछ लिया, जैसे नाबार्ड हर कभी पूछते रहता है, मैंने बताया तुमको, है ना। नाबार्ड के अलावा ट्राइसेम पूछते रहता है, उसके अलावा पंचायती राज पूछते रहता है, बताया ना मैंने। एक वो GATT पूछ लेता है, एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज पूछ लेता है ना। ये सारे तो पूछे ही गए, बाकी आप पूछ भी सकता है, पर फिर भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तुमको। नेक्स्ट क्या बोलो, हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, KCC। लिख लो इसको, क्या है, KCC। इसके बारे में डिटेल बातें भी होंगी, पर अभी क्या है KCC में समझा देता हूँ। बोलो मैं क्या हूँ, किसान। बोलो क्या हो, किसान। तुम सब क्या हो, धन्ना सेठ। बोलो क्या हो, धन्ना सेठ का क्या काम, किसानों को लोन देना। क्या काम, लोन देना। लोन इतना ज्यादा हाई रेट पे देगा कि किसान कभी उसे चुकता नहीं कर पाए। किसान क्यों लोन लेगा, क्योंकि उसे अभी सीड नहीं है उसके पास बोने के लिए, है ना। सीड सोई नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, सारी चीज किसान को पहले खुद लगानी पड़ती है ना। बोलो कि डायरेक्ट पहले ही फसल आ जाती है, पहले खुद लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद आती है। तो धन्ना सेठ से मैंने क्या ले लिया, लोन। अब मैंने लोन जो है मेरे से पट ही नहीं रहा। किसान कर्ज में पैदा होता है,
कर्ज में मर जाता है और कर्ज छोड़कर अपनी संतान के लिए चला जाता है। ये एक स्टेटमेंट। फिर वो किसान का बेटा कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है और कर्ज छोड़कर अपनी संतान के लिए बोलो चला जाता है। वो साइकिल चलता है, पर फिर भी किसान दुखी नहीं, ठीक है। फिर भी वो सोचता है कि चलो ठीक है, अगले साल फिर अच्छी वर्षा होगी, फिर उठ खड़ा होता है। और तुम लोग जरा से में लटक जाते हो पंक्ति से। वो पुराना कॉन्सेप्ट है, अब तो किसान ही चालाक हो गया, इधर के तुम बताओ। हाँ, तो केसीसी क्या है? सरकार ने उन धन्ना सेठों से छुड़ाने के लिए सरकार ने किसको, किसान को क्या दिलवा दिया है? लोन। अब लोन कौन दे रही बोलो? नाबार्ड। नाबार्ड डायरेक्ट लोन नहीं देती, नाबार्ड बैंकों को देती और बैंक किसको देगी? हमें देगी। समझ में आई बात? बैंकों को फिक्स कर रखा है कि अगर बैंक के पास 100 रुपए आ रहे हैं आरबीआई से, तो 100 में से 20 नाबार्ड डिसाइड करेगी। और नाबार्ड क्या कहती है कि 100 रुपए अगर आरबीआई से तुमने लिए तो 20 रुपए कम से कम कहाँ डेवलपमेंट में लगाने बोलो? रूरल डेवलपमेंट। बात समझ में आई? नहीं तो क्या होता है, ये जो हो रहा है तुमने सुना, ये मेहुल चौकसी, ये भगल ले लेके पैसे, कौन वो विजय माल्या आ गया, ये सब बैंकों में फ्रॉड हो रहा है। एक ही बंदे को लोन देती जा रही बैंक। अगर एक ही बंदे को लोन देना ही बंद कर दे, फिक्स रखो ना कि सबको इतना इतना ही मिलेगा, तो ऐसा भाग गया तो 10 लाख लेके क्या कर लेगा? अब एक ही बंदे को आपने हाई लोन दे दिया, ज्यादा लोन दे दिया। चीन की 2 बैंकों ने अनिल अंबानी को लोन दे दिया, ये वापस नहीं कर रहे गए वो तो सब, ठीक है। फिर ही आप बोल रहे आम लोगों का पैसा निपट गया, बधाई तुमको। बैंक में भी पैसा सुरक्षित बोलो नहीं है, इसीलिए मेरी मम्मी दाल के डिब्बे में रखती, क्योंकि सबसे सेफ जगह वही हो, चोर मर भी जाए तो उसको नहीं मिले, क्योंकि उसको यही नहीं पता ना कि चने की दाल कौन सी और तुअर की दाल। तो हाँ, ये सब नुकसान है। पर नाबार्ड ने क्या करा? नाबार्ड खुद लोन देती है क्या बोलो? नहीं देती। अगर फार्मर खुद नाबार्ड के पास जाएगा तो वो कहेगी कि मैं लोन नहीं दूंगी, मैं बैंकों से तुम्हें लोन दिलवाऊंगा। बात समझ में आई? नाबार्ड किसको देती है? अपनी एसबीआई, ये जो छोटी छोटी देखते हो ना तुम यहाँ, जितनी भी है पंजाब, ये वो सब, इनको लोन देगी। और फिर ये किसको लोन देगी? किसान। नाबार्ड ने फिक्स कर रखा है कि इतना पैसा आपको रूरल डेवलपमेंट में लगा नहीं। कभी कभी तुम देखते हो कि वो गांव में क्या हैंडपंप लगाए तो बोले एसबीआई की तरफ से लग रहे। अब एसबीआई चाह तो नहीं रही, एसबीआई को पता है कि गांव में मैं लोन दूंगा बकरा बकरी के लिए, इससे अच्छा किसी बिजनेसमैन को दूं, पर एसबीआई की मजबूरी है, क्योंकि ऊपर कौन बैठी हुई है जल्दी बता दो? नाबार्ड। इसलिए वो पूरा पैसा अपना शहरों में नहीं लगा सकती, उसको मजबूरी है कि उसको कहाँ करना पड़ेगा? रूरल एरिया में डालना पड़ेगा। दूसरी बात, ब्रांच में भी अगर वो उसको पता है कि यार एक छोटे से गांव 10 गांव कितने खाता धारक होंगे, कितने लोग अपने बैंक में अकाउंट खुलाएंगे? 20-50 है ना। और उसको पता है कि अगर इसी की जगह में किसी दूसरे शहर में खोल लूं तो वहां पर 2000-3000 लोग खाता खुलवा लेंगे, पर उसकी मजबूरी है, उसे अपनी ब्रांच कहाँ सेटअप करनी पड़ेगी बोलो? रूरल एरिया में। क्यों? क्योंकि ऊपर कौन बैठी हुई है? नाबार्ड। मतलब गांव के लोगों को बचाने के लिए, गांव के विकास के लिए कौन है? नाबार्ड। और नाबार्ड की मम्मी कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई से निकली हुई नाबार्ड, एग्रीकल्चर का पूरा काम समझ में आई है। तो नाबार्ड ने क्या दिलवा दी किसानों को? क्या दिलवा दी? केसीसी। धन्ना सेठों का काम खत्म। अब केसीसी क्या होती है? किसान को एक कार्ड दिया जाता है, उसके लिए उसकी जमीन देखी जाती है, ठीक है। मिनिमम 18 साल उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18, पहले बता दी चुका हूं। और मैक्सिमम 75 साल। और 60 साल से ऊपर का अगर किसान है तो उसके लिए दूसरा गारंटियर लगेगा। मतलब मैं समझा रहा हूँ, मैं 18 साल का हुआ, मेरे नाम पर जमीन भी होनी चाहिए, मेरे पिताजी की पट्टी उठा के नहीं जा सकता मैं, और नहीं बात पट्टी मतलब उनकी जमीन के कागजात, और नहीं तो मैं गया, मेरे नाम पे जमीन, दुख की बात है नहीं है, मेरे पिताजी ने सब मेरे भाई के नाम कर दिए। हाँ सुनिए, मैं छोटा सा था तब से ही बोल रहा है, मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐश करो, तुम दोनों ऐश करो। हाँ मेरा छोटा भाई है, उसके नाम कर, माँ बाप भी भेदभाव करते हैं, कोई बात नहीं, मैं लड़के ले लूँगा कोर्ट। बोलो अभी मेरे पास क्या है, मैं ऐसे मान लेता हूँ, खुश हो जाऊँगा। बोलो क्या है मेरे पास, क्या है जमीन, मैं किसके पास जाऊँगा? बैंक के पास। बैंक के पास गया मैं खरीफ की सोइंग से पहले, कब गया बेटा? खरीफ की सोइंग से पहले, गर्मी में ही चले गया। बैंक ने मेरा लोन पास कर दिया, मेरे लिए क्या बना दिया? केसीसी बना दिया। बोलो क्या बना दी? केसीसी। दो जगह केसीसी आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। पहला केसीसी है, बोलो किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट मतलब होता है उधार, क्या होता है? उधार देना। तो किसान जो बैंक में मुझे क्या दे रही है? केसीसी दे रही है। अब वो सीजनल है, 6 महीने में आपको वापस जमा करना। मतलब मैंने फसल से पहले लोन ले लिया और फसल पूरी होने के बाद मैंने वापस जमा करा।
ठीक है, समझ में आई बात। यानी मेरे पास फसल से पहले पैसा नहीं था, लोन ले लिया और उस पर बहुत कम रेट है, 6% है, 6% ब्याज दर है मात्र, एनुअल, मंथली नहीं। जो तुम लोगों से पैसा लेते हो ना, उसमें कहते हैं ना कि 2 रुपए सैकड़ा से दूंगा ब्याज, वो 2 रुपए सैकड़ा पर मंथ होता है, तो वो 2 रुपए कम होकर भी जाता है। क्यों? क्योंकि इधर जो रहता है वो एनुअल रहता है। बात समझ में आई बात। एक तुम फॉर्मूला पढ़ते हो ना सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T/100, उससे कैलकुलेट होता है बैंक। और जो दूसरे से ब्याज पे लेते हो उसमें मंथली कैलकुलेट होता है। वहाँ पर टाइम 1 साल, एक को 1 मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे, तो इसलिए अगर आप 2 रुपए सैकड़ा भी किसी से ले रहे हो, उसकी बजाय क्या ले लो, 6 रुपए सैकड़ा ले लो। किससे? बैंक से। क्योंकि वहाँ पर जो ब्याज कैलकुलेट हो रहा है वो बोलो क्या करो, एनुअल। समझ में आई बात। तो लोगों से खर्चा लेने की बजाय आप बैंक से लो। उसमें भी सरकार क्या करती है, अगर आप टाइमली जमा करते हो, किसान क्या बहुत चालाक है, उसको पता है कि मत करो टाइम से जमा। बिजली बिल आज तक उसने जमा नहीं करा, क्योंकि उसको पता है एक ना एक दिन कोई सरकार आएगी जो ये कहेगी कि बिजली बिल माफ। किसान कुछ जानबूझ के करता है ना, तो उसको भी लत लग गई ना। तो किसान जो अगर टाइम से करता है तो 6% की बजाय कितना हो जाता, बोलो 4। अब 60 से ऊपर गारंटी क्यों मांग रहा है? क्योंकि 60 वाले बुढ़े का क्या पता, समझ गए ना, कब निपटने। तो भाई गारंटर होना चाहिए ना कि तुम्हारे बाद लोन कौन देगा। समझ में आई बात, लोन कौन चुकाएगा। तो ये हो गया केसीसी। अब केसीसी हर बार मिल जाती है। जैसे आप खरीफ की फसल जमा कंप्लीट करते हो, अपनी फसल बेचते हो, जमा करे आप, वापिस रबी के लिए ले आओ। समझ में आई बात, फिर जमा करे आओ, फिर ले आओ। इसको बोलते थे गाँव की भाषा में केसीसी पलटा दी। बोले बस आप तुमने पलटाई कि नहीं केसीसी? बोले यार हम भी पलटा रहे हैं, पहले तुम पलटा लो। तो वो बंदा क्या करेगा, केसीसी जमा करे आएगा और उतने ही पैसे वापस किसके लिए ले आएगा, बोल तो जल्दी, रबी के लिए, है ना। थोड़ा बहुत ब्याज होता है वो भर देता है। अब उसमें भी फायदा क्या मिल जाता है, अगर उसकी फसल का नुकसान हुआ है तो जितना ब्याज उसे भरना है, मैंने बताया था केसीसी में हमेशा क्या होता है, बीमा होता ही रहता है ना। अपनी फसल का बीमा अपने आप हर साल 2-3 हज़ार रुपये कटते रहते हैं। तो अगर केसीसी में जितना ब्याज उसे भरना था उससे ज्यादा उसका सरकार से क्या आ गया, बीमा, तो बोलो ब्याज भी भरना पड़ा क्या? नहीं भरना पड़ा ना, फ्री में 6 महीने पैसे वापस लिए और वापस जमा करें। इसलिए केसीसी वरदान साबित हो रही है। बोलो किसके लिए? किसान। अभी वो आया था कमलनाथ, उसने कहा केसीसी माफ कर दूंगा, 2-4 आ गए लपेटे में, खुश हो रहे, बुलेट ले आए, बोले बुलबुल करेंगे। समझ नहीं बात, क्यों ले आए बताओ? क्योंकि उधर केसीसी उनकी क्या हो गई, माफ। इसलिए सरकार की भी मजबूरी है किसान को ऐसे लॉलीपॉप पकड़ाना ताकि मजा जाए, वोट मिल जाए, है ना। कर्ज माफी वाली बात है। चलो नेक्स्ट आगे क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर। समझ में आ गई नहीं है केसीसी क्या है ना। तुम मत चले जाना, तुम्हें नहीं मिलेगी। बोलो क्या जरूरी है, जमीन। उसमें भी फिक्स है कि अगर आप ज्यादा बड़े वाले हो किसान तो उसके लिए अलग, इनके लिए अलग अलग कई सारे क्राइटेरिया जाते हैं, है ना। फिर SC ST के लिए अलग से रहता, थोड़ा सा और ज्यादा डिस्काउंट, है ना। वो आगे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। हाँ ये स्टार लगा लो बेटा, ये मेरे फेवरेट बंदे, इसके हेड थे, बोलो MS स्वामीनाथन, डिप्लोमा। किसने बैठा है, 2004 में बैठा हुआ है ना। अब ये लड़ाई जो चल रही है ना, कि अभी तुम सुन रहे हो कि बोले किसान जब भी लड़ाई करता है, किसान आंदोलन जब भी होता है तो मैं कहता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। बोलो क्या लागू करो, स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट किसको बताती है, MSP को बताती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होना चाहिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग मेथड, उस मेथड पे अभी हम जाएंगे। पहले इतना याद रखो कि भाई MSP ज्यादा किससे मिलेंगे, अगर कौन सी रिपोर्ट लागू हो गई, बोल तो जल्दी, स्वामीनाथन। तो ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर बना था, कब बना था, 2004 में। और इसके जो वो थे हेड कौन थे, कौन सी कमेटी थी, MS स्वामीनाथन थे। और उस कमेटी को किस लिए बना था कि फार्मर सुसाइड बढ़ रहे थे देश में, उसलिए बढ़ना था कि यार ये फार्मर सुसाइड क्यों बढ़ रहे हैं। तो उनने कहा कि आप जो है फसल का दाम बढ़ा दो, मोटे मोटे हम इतना समझ लें कि उनने क्या कहा, बोलो जल्दी, कि फसल के दाम बढ़ा दो, फार्मर सुसाइड अपने आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उसी फसल के दाम बढ़ा दो, तो साइंटिफिक यानी प्रॉपर नेम क्या कहेंगे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो। बोलो क्या कहेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो। तो जब भी किसान देखना, किसान आंदोलन हो, तुम ढंग की चीज देखते ही हो, डायरेक्ट डालना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू। अभी दिल्ली एक ऐसा राज्य जिसने करी है, तो जहाँ हमें MSP गेहूं पर अभी कितना मिला बेटा, 1925, वहीं आप दिल्ली को कितना मिलेगा, 2600 रुपये। दिल्ली का किसान होना जरूरी है उसके लिए, ठीक है, तो तभी आप वहाँ बेच पाओगे, समझ गए ना। तो MSP बढ़ जाएगी अगर कौन सी रिपोर्ट लागू हो गई, बोलो MS स्वामीनाथन, ठीक है।
किसी ने नहीं करी, क्योंकि सबको पता है अगर भाव बढ़ जाएंगे तो किसान बढ़ जाएगा, और किसान अगर बढ़ गया तो फिर वोट कौन देगा? भिखारी को तो बस भीख डालते रहना चाहिए। तो इसलिए किसान को जो है भिखारी बना रखा जाता है। फिर कोई बात नहीं, तुम लोग हो तो सही। आगे देखते हैं 2004 में एक और चला है KCC। देखो ऊपर भी KCC था, नीचे भी KCC। नीचे जो KCC आया है ये है किसान कॉल सेंटर। ये भोपाल में अपना जो है दिल्ली में किसान कॉल सेंटर का नंबर लिखो 1800, लिखो हिंदी में लिखो, ऐसे ही बोलती है। किसान भाइयों, कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए तुरंत डायल करें भारत सरकार का टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 1800 180 1551। ठीक है, क्या होगा यार, जल्दी बताओ। किसानों की समस्या का क्या होगा समाधान। बोले साहब हमारे यहाँ ये इल्ली लग रही है ना, तो ये 10 बजे से 5 बजे तक काम करता है। सॉरी, इसका टाइमिंग देखते कि आदमी पर सुबह तो 10 बजे से चालू होता है, रात की 8 बजे तक का है। ठीक है, और साथ 22 में लिखवा दूंगा सब डाटा तुम्हें, 22 क्षेत्रीय भाषाओं में ये काम करता है। यानी अगर कोई निमाड़ का किसान है उसको निमाड़ी आती है तो वहाँ निमाड़ वाला बंदा बैठा हुआ। ठीक है, ये हम जैसे लोग बैठते हैं वहाँ जो जिनको जॉब करते है ना, वहाँ फोन आएगा, अपन उठा लो, हाँ क्या हो रहा है, अपने को ही नहीं पता तो और बड़े एक्सपर्ट को दे दो, है ना। तो ये केस ये अच्छा चला है, मर्डे बे लगाते रहते हैं इस पे। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, कुछ भी लगा लो साहब हमारे नींबू में फल नहीं आए, क्या हो रहा है, कैसे सिम्टम दिख रहे वो बता देगा। कभी कभी सही भी बता देता है, कभी कभी हम उसे सही नहीं बता पाते, इसलिए वो सही इलाज नहीं बताता। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अपने से क्या पूछेगा, KCC बोलो कब चला, दोनों KCC अलग है। वो क्या था, किसान, ये KCC क्या है, किसान कॉल सेंटर, कंफ्यूज नहीं होना। वो KCC कब चला था, 1998 ही था ना, हाँ 98-99। और ये कब चला, 2000। इसका नंबर क्या है, 1800 180 155। इसका नंबर पूछ लिया एक दो बार एग्जाम, बच्चे शुरू के तो याद रहते हैं उनको, 1800 180, पीछे में गड़बड़ कर देता, 1551 की जगह 1515 दे दिया, 5511 दे दिया, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना। लास्ट में ऑप्शन चेंज करेगा और तुम देख भी नहीं पाओगे कि कौन सा गलत है। बात समझ में आ रही क्या। अरे एक क्वेश्चन आया था अभी हमारे MSc एंट्रेंस में, उसमें क्या था, मीन अपॉन मीन डेविएशन इनटू 100, मीन डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो वो फॉर्मूले जब ऊपर नीचे करता है ना तो आदमी चकरा जाता है कि कौन सा सही था। बिल्कुल मैंने ध्यान से 3 बार देखा, मैंने कहा यूं करता हूँ सही तो है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत अगर हुआ तो आपका सीधा सीधा बोलो कितना नंबर चले जाते, मार्क्स नहीं जाना। ये हमारी कौन सी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, बोलो मॉडर्न। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो बता दो, 5 मिनट से फिर आगे बढ़े। 3 और है ना, चलो पढ़ लेते ना कितना। हाँ ये स्टार लगा देना बेटा, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। हॉर्टिकल्चर मतलब होती है फल और सब्जियों वाली फसलें, है ना। तो क्या हो रहा था, धीरे धीरे फल वाला एरिया जो हमारे देश में क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे देश में हॉर्टिकल्चर का भी उतना ही स्कोप है जितना एग्रीकल्चर का। मतलब जैसे हम फसल उगा रहे हैं वैसे हम फ्रूट्स भी उगा सकते हैं, क्योंकि हमारा देश में बेटा जो क्लाइमेट है वो विविध क्लाइमेट, मतलब अलग अलग तरह का। हमारे यहाँ देवफल से लेकर बेर सब हो सकते हैं। बाकी मतलब एक ये समझो कि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे कंट्री, जापान के पास अपने रिसोर्सेस नहीं है, पर हमारे पास हमारे कई सारे बोलो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। हमारे पास प्लेट्यूज है, प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू सुनते हो ना तुम, जहाँ से क्या मिलते हैं, हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। हमारे पास प्लेन है जहाँ पर हमारे लिए खाने को अनाज उग जाते हैं। हमारे पास पहाड़ियाँ जहाँ से हमें जड़ी बूटियाँ मिल जाती है। हमारे पास ठंडा एरिया है, बोलो क्या, जम्मू कश्मीर, जहाँ पर कौन उग जाता है, सेब और वगैरह। हमारे पास गर्म एरिया नीचे ट्रॉपिकल, जहाँ पर कौन उग जाता है, केला, हॉट एंड ह्यूमिड। हमारे पास हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट भी, सब कुछ जो ईश्वर को देना चाहिए नेचर के तौर पर, वो सब ईश्वर ने किसे दिया हुआ है, इंडिया को। फिर भी इंडिया कैसा है, पिछड़ा हुआ है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने यूटिलाइज नहीं किया रिसोर्सेज। और नहीं बात, अब जापान जैसी कंट्री कैसी है, बोलो डेवलप्ड, और हम कैसे हैं, डेवलपिंग। तो इसलिए क्या बता रहा हूँ मैं, इसलिए हमारे लिए जो केवल एग्रीकल्चर ही नहीं, कौन भी इम्पोर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर। तो सरकार ने इस पे फोकस करा, क्या चलाया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन।
लोगों से कहा कि जाओ भैया, जैसे REO होता ना ग्राम सेवक, वैसे RHE होता, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। क्या होता है? रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। वो गांव गांव जाएगा, बोले साहब ये ले लो, साहब मैं ये आम लेके आया हूँ, आम के पौधे लगा दो, साहब संतरे के पौधे लगा दो। ठीक है, किसान को देते रहता, किसान लगाते रहता। देखा होगा तुमने, संतरे लगे रहते कहीं कहीं बीच बीच बगीचे रहते ना, नहीं रहते। हमारे यहाँ था मामा के 10 बीघा का मौसम्बी का बगीचा, बस धीरे से घुस जाते हम। वैसे तो बाउंड्री थी पर उसमें एक ऐसा हमने वो कर लिया थोड़ा सा, तो मामा मुझे घुसा देते, वो तो घुस नहीं सकते थे। जा घुस, चूहे के बिल में घुस गया था, मैं तोड़ तोड़ के फेंक देता बाहर, फिर बाहर आके चोरी करके खाते थे, क्योंकि मौसम्बी उस जमाने में मिलता नहीं था गाँव में। कहाँ से मिलेगा? 100-150 रुपये किलो था उस जमाने में। मजे आ जाते एक ही बार, इतनी चोरी करते हो। शाम का टाइम अंधेरा होना चाहिए जब कोई भी ना, तो ऐसे संतरे के बगीचे को चुरा के मजा। समझ में आ गई बात? हॉर्टिकल्चर मिशन बोल दो ईयर 2000। नेक्स्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। फूड सिक्योरिटी मिशन, ये कब चालू हुआ बेटा? अब फूड सिक्योरिटी मिशन मतलब इनका मतलब ये था कि अनाज को भंडारित करके रखो और गरीबों को देते रहो, ताकि कोई भी भूखा ना मरे। फूड सिक्योरिटी मतलब यही है कि खाने की चीज ऐसा कभी ना हो हमारे देश में कि अकाल पड़ जाए। बात समझ में आई? इसलिए जो FCI है ना, वो क्या करती, बफर स्टॉक बना के रखती। बफर स्टॉक मतलब पहले से ही बोले बहुत गोडाउन भरे हुए अनाज के सरकार के पास, पर सरकार उसे अभी नहीं देगी। पता है ना क्यों? क्योंकि अगर गलती से भूखमरी आ गई तो तब क्या खाएंगे? वो एक रिजर्व सोर्स है। समझ में आ गई बात? रिजर्व, जैसे मम्मी थोड़े थोड़े पैसे पापा की जेब से चुरा के रख लेती है, फिर एकदम से जब जरूरत पड़ती है, पापा को तो पैसे ही नहीं घर में, धीरे से 10,000 की गड्डी आती, बोले कहाँ से? बोले ये क्या था? रिजर्व। जैसे सरकार जो है फूड को स्टोर करके रख रही है, क्योंकि उसे क्या इंश्योर करना है? बोलो फूड सिक्योरिटी। बात समझ में? गरीबों को तो अभी सारा दे दो, 4-4 बोले तो अभी बेच के वो पहुंच जाए के पीने, समझ ही गए है ना? तो आपको ऐसे नहीं करना है। सरकार समझदार है, उसको पता है कि अभी रोक के रखना है, कभी भूखे मरे ये, तो थोड़ा थोड़ा देंगे, इनको समझ में आएगी अन्य का महत्व। समझ में आएगी बात? तो